जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके का क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 देख चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है उरांव सर ट्यूटोरियल। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग टोटल कितना 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। उसी के क्रम में ये क्या है, पांचवा है। और आपको बता दें कि इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में उस प्रकार के क्वेश्चन को शामिल किए गए हैं जो कि आपकी आगामी जो परीक्षा होने वाला है उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो ये जो सेशन जो है आपके लिए क्या है, वीवीआईपी है। तो क्या कीजिए आप लोग नोटबुक अपना निकाल के बैठ जाइए और हम शुरू करेंगे अभी पहला क्वेश्चन। साथ में और एक बात आपको बता ही देते हैं कि देखिए, ये क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में और आप तक लाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो जहाँ पर अगर हमको लगेगा कि एक्सप्लेन करना है, तो वहाँ हम जमकर करेंगे और जहाँ पर नहीं करना है, वहाँ नहीं करेंगे। आपको धैर्य के साथ क्लास को देखना होगा, ये आपके भलाई के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि ये जो है यूट्यूब में क्लास हो रहा है, लेकिन आपको कोचिंग वाला फ़ील हम दिलाएँगे, बस आपको धैर्य बना के रहना है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सर्वप्रथम राज्य जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू किया। पहला है बिहार, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है झारखंड, चौथा है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। तो झारखंड भारत का पहला राज्य है जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू किया है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, तो वो आपको बता देते हैं। तो ये जो है आपका, इसका उपयोग बीज वितरण को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य चोरी को कम करना और बीज विनिमय योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्राप्त होने वाली नकली बीजों से बचाना है। ये आपका उद्देश्य है किसका, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। अब यहाँ पर बाकी विकल्प को देखेंगे तो ये क्या है, झारखंड के पड़ोसी राज्य है, साथ ही झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं। तो इन सब राज्यों के बारे में भी आपको थोड़ा सा हम डिटेल में बता देते हैं। तो देखिए, झारखंड का मैप जो है कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये आपका प्रतीकात्मक है, यानी कि अगर आपसे पूछे कि झारखंड का आकार कैसा है, तो चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में किसके साथ? पूरब में आपके पश्चिम बंगाल के साथ। और पश्चिम में किसके साथ? पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। और आपका उत्तर में बिहार के साथ और दक्षिण में हो जाएगा आपका उड़ीसा के साथ। इस प्रकार झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बोलिएगा कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? आपका झारखंड का क्षेत्रफल है। इसमें भी अगर आपसे पूछे कि झारखंड का पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है, तो हो जाएगा आपका 463 किलोमीटर। कितना? 463 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ दे कि झारखंड का लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है, उत्तर से दक्षिण अगर पूछ दे तो हो जाएगा आपका 380 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब हम लोग बढ़ें आगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किशोरियों और महिलाओं से संबंधित चूपी तोड़ो अभियान का संबंध किस मुद्दे से है? पहला है एनीमिया, दूसरा है भ्रूण हत्या, तीसरा है छेड़खानी, चौथा है माहवारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माहवारी। ठीक है, इसका तो आंसर हो गया, लेकिन इससे जो जुड़ा फैक्ट बात है वो आपको बताएँगे, इसमें थोड़ा-सा एक्सप्लेन की ज़रूरत है। तो आपको बता दें कि झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में एक व्यक्ति है, कौन? आपका, तो उनका नाम है तरुण कुमार। क्या है? तरुण कुमार। तरुण कुमार। और तरुण कुमार को जो है लोग पैडमैन भी बोलता है। क्या बोलता है? पैडमैन बोलता है। ठीक है, क्यों बोलता है उसको भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो तरुण कुमार जो है आपका चूपी तोड़ो अभियान चलाते हैं और इस अभियान के तहत लगभग 75 से 80 हज़ार, कितना? 75 से 80 हज़ार आपका किशोरियों और महिलाओं को माहवारी के मुद्दे पर झिझक तोड़ने की शपथ दिलाई है। ये गाँव में महिलाओं और स्कूली बच्चों के बीच जाते हैं, उन्हें माहवारी अर्थात मेंस्ट्रुएशन स्वच्छता के बारे में बताते हैं और उनके बीच सैनिटरी पैड बाँटते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पैडमैन भी कहा जाता है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये कोल्हान क्षेत्र में रहते हैं। चलिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जहाँ पर एक्सप्लेन की ज़रूरत है, वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? पहला है 15.12%, दूसरा है 29.61 और तीसरा है 29.76, चौथा है 29.96। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 29.76। तो झारखंड में वन का जो प्रतिशत है कितना है? 29.76, और ये आपका हो जाएगा 2021 के भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार आपका हो जाएगा 29.76। अब आप ये भी जानना चाहिएगा कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है सर? तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर, ये है आपका झारखंड का कुल क्षेत्रफल, जिसमें 29.76% पर क्या है? आपका वन क्षेत्र है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि छोटा नागपुर पठार की चट्टानें कैसी है? पहला है क्रिस्टलीय और कायांतरित, दूसरा है बेसाल्ट, तीसरा है आर्कियन, चौथा है कुड़प्पा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टलीय और कायांतरित। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, छोटा नागपुर का पठार भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी हिस्से में है, जो क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। इस पठार की उत्पत्ति इयोसीन युग में हुई थी। यह अत्यंत कठोर पैरारोक्सिन, ग्रेनाइट और नीस से निर्मित है। इसकी रचना लावा चट्टानों से हुई है। कौन सी चट्टान? लावा चट्टानों से हुई है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा-सा टफ लग रहा होगा, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मस्ट है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, 5वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानें। यहाँ पर 4 नदी और चारों को उद्गम स्थल दिया गया है, जिनमें से एक गलत है। तो जो गलत है, उसको हम लोग को पहचानना है, बाकी 3 बिल्कुल सही है। तो पहला कहता है कि अजय नदी, जिसका उद्गम स्थल मुंगेर है, मुंगेर यानी कि बिहार में, तो ये वाला जो है बिल्कुल सही है। ब्राह्मणी नदी, जिसका उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी दुमका है, कह रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल चैनपुर गुमला दिया है, ये गलत है। और चौथा दिया है बराकर नदी, जिसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है, ये सही है। तो गलती क्या है उसको हम अभी ठीक कर देते हैं। तो दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल आपका चैनपुर गुमला ना होकर कहाँ हो जाएगा? रांची का नगड़ी गांव। दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल रांची का नगड़ी गांव है। तो सर आप ये बताइए कि चैनपुर गुमला से कौन सा नदी निकलता है? तो ये हो जाएगा आपका शंख नदी निकलता है चैनपुर गुमला के चैनपुर से। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि झारखंड के किस स्थान पर सीमेंट उद्योग का कारखाना स्थापित नहीं है? पहला है जपला, दूसरा है चायबासा, तीसरा है मुरी, चौथा है सिंदरी। तो यहाँ पर 4 विकल्प में 3 ऐसे विकल्प हैं जहाँ पर सीमेंट का उद्योग है, लेकिन एक जगह पे नहीं है, और वह जगह कौन है? वो आपका है मुरी। झारखंड के मुरी में आपका सीमेंट का कारखाना नहीं है। तो किसका कारखाना है? मुरी में आपका एल्युमिनियम उद्योग का कारखाना है। और एल्युमिनियम उद्योग मुरी आपका 1938 ईस्वी में स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है। और एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम से आपका घर में जो बर्तन है वही बनाए जाते हैं, स्टील वाला बर्तन, ठीक है? वो क्या है? एल्युमिनियम का है। और एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? आपका बॉक्साइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मुरी कौन सा जिला के अंतर्गत आता है? ये आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है, और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत मस्त है। देश में उत्पादित समग्र इस्पात में झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात उत्पादन करता है? पहला है 40 से 50%, दूसरा है 10 से 15%, तीसरा है 20 से 25%, चौथा है 30 से 40%। तो ये सवाल कह रहा है कि पूरे भारत में जितना इस्पात का उत्पादन होता है, उसमें झारखंड का योगदान कितना है? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 से 25% झारखंड अकेले योगदान करता है इस्पात के मामले में, ठीक है, पूरे भारत में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 8वीं नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 8वीं नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है भागलपुर, चौथा है कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। तो आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हो रहा था, कब? 1942 में। और ये किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इसका असर झारखंड में भी हो रहा था, और झारखंड में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी कौन? आपका सरस्वती देवी। झारखंड के हजारीबाग में इसका नेतृत्व सरस्वती देवी कर रही थी। तो सरस्वती देवी को जो है गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में आपका क्या नज़रबंद कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है।
ठीक है? अब यहाँ पर जो है एक जगह का नाम आया है क्या? हज़ारीबाग। तो हज़ारीबाग के बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं। तो हज़ारीबाग जो ज़िला बना है आपका कब? 1833 ईस्वी में। और हज़ारीबाग को क्या कहा जाता है? हज़ार बागों का शहर कहा जाता है। हज़ारीबाग में एक जगह है, कौन-सा? पदमा। पदमा नाम का उसमें किला है और पदमा किला में वर्तमान समय में क्या हो रहा है? सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो भागलपुर जो है, इसके बारे में आपको कुछ याद आ रहा होगा? हाँ, भागलपुर में ही आपका क्या है, तिलका मांझी को फांसी दिया गया था। किसको? तिलका मांझी को भागलपुर में ही फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? तो आपको 1785 ईस्वी में दिया गया था। किस पे? तो बरगद पेड़ पे लटका के फांसी दी गई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दीकू से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। यह कथन किसका है? ठीक है, पहला है तिलका मांझी, दूसरा है रानी सर्वेश्वरी, तीसरा है सिद्धू कान्हू, चौथा है बिरसा मुंडा। तो ये कथन है आपके बिरसा मुंडा के द्वारा। और बिरसा मुंडा के द्वारा जो बिरसा आंदोलन शुरू किया गया था, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका उल गुलान। ठीक है, उल गुलान। और उल गुलान का मतलब भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ दिया है आपकी एग्जाम में, तो उलगुलान का मतलब होता है महान विद्रोह। अब यहाँ पर बिरसा मुंडा का जिक्र आया तो बिरसा मुंडा के बारे में आपको बता ही देते हैं। तो बिरसा मुंडा का जो है जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर। कब? 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। और किस जिला में हुआ था? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है वहाँ हुआ था। और खूंटी जिला के एक गांव है उली हातू गांव, उली हातू गांव में हुआ था। ठीक है। अब इनके पिता का नाम बता देते हैं। तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। क्या था? सुगना मुंडा। और इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम करमी देवी थी, ये भी आपको याद रखना है। कभी-कभी पूछ देता है कि बिरसा मुंडा को लोग प्यार से क्या बोलते थे? तो प्यार से इनको क्या बोलते थे? धरती आबा, यानी कि धरती के पिताजी, ये कहा जाता था। ये भी पूछता है बिरसा मुंडा से संबंधित क्वेश्चन आपको कि बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का क्या नाम था? तो हो जाएगा आपका आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि बिरसा मुंडा पर अंग्रेजों के द्वारा कितना रुपया का इनाम रखा गया था? तो 500 रुपया का इनाम अंग्रेजों के द्वारा बिरसा मुंडा पर रखा गया था। अब बात करेंगे हम लोग बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु मात्र 25 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के सेंट्रल जेल में हो गई थी। कब? रांची के सेंट्रल जेल में 9 जून 1900 ईस्वी को। अब इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? तो मृत्यु का कारण हैजा बताया गया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सच्चाई यह है कि अंग्रेजों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात आता है कि इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो इनका समाधि स्थल आप अगर रांची गए हैं या रांची में रहते हैं, तो रांची में जो लालपुर चौक है, लालपुर चौक से कोकर चौक की ओर बढ़ते हैं तो बीच में डिस्टिलरी पुल है, सब्जी मार्केट के पास, वहीं इनका बिरसा मुंडा जी का क्या है? समाधि स्थल है। ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि डस्ट स्टार्प एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हीज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है? ये किताब का नाम है इतना लंबा, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हीज मूवमेंट, ये किताब का नाम है। इस किताब के लेखक कौन है? पहला है कुमार सुरेश सिंह, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है राम नारायण सिंह, चौथा है रामदयाल मुंडा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुमार सुरेश सिंह के द्वारा ये किताब लिखा गया है। बस इतना आपको याद रखना है। पहले से ही ये किताब का नाम इतना लंबा है तो इसमें ज़्यादा हम व्याख्या अभी नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भद्रकाली मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है चतरा जिला, चौथा है गिरिडीह जिला। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, झारखंड का प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर आपका चतरा जिले में है। अब चतरा की बात किया जाए तो चतरा को क्या कहा जाता है? चतरा को कहा जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और आपको बता दें कि चतरा क्या है? चतरा जो है झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। क्या है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका हो जाएगा चतरा हो जाएगा। और चतरा का ही इटखोरी, चतरा में एक जगह है इटखोरी, ठीक है। इटखोरी का ही कौन रहने वाले थे? तो जैनियों के जो 10वें तीर्थंकर थे, वे आपके इटखोरी के रहने वाले थे। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका शीतलनाथ। ये भी आपको याद रखना है। शीतलनाथ झारखंड का एकमात्र जैनियों के तीर्थंकर थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानें। यानी पर यहाँ पर जो है 4 जो है मंदिर दिया हुआ है और 4 जहाँ पर है उस जिला का नाम। इनमें से एक गलत है, उसको हम लोग को पहचानना है। पहला कहता है रंकनी देवी मंदिर पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह, तीसरा है बेनी सागर का शिव मंदिर पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है सोमेश्वर नाथ मंदिर सरैयाहाट दुमका। इसमें गलत कौन सा है मालूम है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंकनी देवी मंदिर पश्चिमी सिंहभूम में नहीं है। तो कहाँ है? ये आपका हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में है। रंकनी देवी मंदिर आपका कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम में भी कहाँ? तो पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में है। ये आपको याद रखना है। घाटशिला से आपको एक बात याद आना चाहिए कि घाटशिला जो है झारखंड में तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। और पूर्वी सिंहभूम जिले का निर्माण जो हुआ है आपका 1990 ईस्वी में हुआ है। तो पहला वाला जो है गलत सुमेलित था, जिसको हम लोग पहचान लिए हैं। और बाकी सब सही है। झारखंड धाम आपका कहाँ है? गिरिडीह में है। बेनी सागर का शिव मंदिर आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। सोमेश्वर नाथ मंदिर आपका सरैयाहाट दुमका में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था? पहला है पंडित विनोदानंद झा, दूसरा है सरस्वती देवी, तीसरा है जयदेव, चौथा है शिबू सोरेन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसको हम थोड़ा देर पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सरस्वती देवी। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, इसका नेतृत्व हजारीबाग में सरस्वती देवी के द्वारा किया जा रहा था। इसलिए सरस्वती देवी को क्या है आपका भागलपुर जेल में क्या है नज़रबंद करके रखा गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हजारीबाग के बारे में फिर थोड़ा सा एक दो चीज़ बताते हैं। तो हजारीबाग में क्या है आपका झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम आपका सूर्य जलकुंड है। और सूर्य जलकुंड का तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है इस जलकुंड के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति इसमें स्नान करता है तो त्वचा संबंधी जो रोग है, समस्या है, वो क्या है? समाप्त हो जाता है। ठीक है? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती देवी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन जो है जिसको चर्चा किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो क्या है? शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन जो हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के पिताजी हैं, जिनका निधन कल आपका 4 अगस्त, कब? 4 अगस्त 2025 को हो गया है। ठीक है? अब इनके बारे में थोड़ा-सा हम बता देते हैं। तो जेएमएम की स्थापना किसकी? जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 में शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। और शिबू सोरेन को लोग प्यार से क्या बोलते हैं? गुरुजी। साथ ही और क्या बोलते हैं? इनको दिसोम गुरु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिसोम गुरु भी बोला जाता है। इनका जन्म अगर बोला जाए तो इनका जन्म जो है आपका रामगढ़ जिला में हुआ था। कहाँ? रामगढ़ जिला। और रामगढ़ जिला में 1944 ईस्वी को हुआ था। और इनकी मृत्यु कल यानी कि 4 अगस्त 2025 को हुआ, अर्थात ये 25 वर्ष की उम्र में इनकी 25 बोलते 81 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इनका जो है झारखंड निर्माण में और झारखंड को सुसंगठित करने में महान योगदान रहा है, जिसके कारण झारखंड सरकार द्वारा इन्हें क्या है? झारखंड रत्न से भी आपका क्या है? सम्मानित किया गया है। झारखंड रत्न से भी क्या है? सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है शिबू सोरेन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? पहला है वेटिकन चर्च, दूसरा है कैथोलिक चर्च, तीसरा है गोस्नर चर्च और चौथा है जेवियर चर्च। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोस्नर चर्च। तो 1857 के विद्रोह के दौरान क्या है? गोस्नर चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया गया था। अब बात यहाँ पर आता है गोस्नर चर्च की, ठीक है। तो आपको बता दें कि झारखंड में आने वाला सबसे पहला मिशन था, वो क्या था आपका? गोस्नर मिशनर था। कौन था? गोस्नर मिशन था। और झारखंड में सबसे पहले मिशनरी कब आए थे? तो 2 नवंबर, कब? 2 नवंबर 1845 को सबसे पहले झारखंड में मिशनरियों का आगमन हुआ था। 4 मिशनरी आए थे धर्म प्रचारक के रूप में, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे पहला मिशन कौन सा है? तो गोस्नर मिशन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न में से कौन देवघर के क्रांतिकारी नेता नहीं थे? पहला है सुकुमार मित्र, दूसरा है एम.एन. बोस, तीसरा है बी.बी. मित्र, चौथा है प्रभु दयाल हिम्मत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभु दयाल हिम्मत सिंह। ठीक है।
यहाँ पर 3 जो है आपका सुकुमार मित्र, एम.एन. बोस, बी.बी. मित्र, ये क्या है देवघर के रहने वाले क्रांतिकारी नेता थे। जबकि प्रभुदयाल हिम्मत सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो प्रभुदयाल हिम्मत सिंह ये आपका दुमका के रहने वाले थे। कहाँ के? दुमका के रहने वाले थे। तो पहले हम लोग बात करेंगे देवघर की, उसके बाद दुमका की। तो देवघर जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है और देवघर में है आपका क्या है? विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। किसका? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पर प्रत्येक साल सावन में पूरे 1 महीने के लिए क्या है आपका श्रावणी मेला लगता है और यह आपका झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ख़ास बात की सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। अब बात करेंगे कि देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण की, तो उस मंदिर का निर्माण आपका राजा पूरनमल के द्वारा कराया गया है। किसके द्वारा? राजा पूरनमल के द्वारा कराया गया है। ठीक है? और इस मंदिर के बारे में पुराणों में क्या लिखा गया है? तो पुराणों में कहा गया है कि यहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए यह उपयुक्त जगह है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि माता सती यानी कि पार्वती का हृदय का अंतिम संस्कार महादेव यहीं पर किए थे। कहाँ पर? बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के पास। ठीक है? ये आपको याद रखना है। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभुदयाल हिम्मत सिंह दुमका के रहने वाले थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानें। ठीक है? तो एक तरफ जो है आपका रचना है और एक तरफ क्या है राइटर है। तो जो गलत मिलान किया गया है उसको हम लोग को पहचानना है। पहला है हो काजी, इसको कौन लिखा है? भीमराव सोलंकी। दूसरा है हो दूर, फादर हाफमैन। तीसरा है खड़िया ओलांग, डब्ल्यू.जी. वार्चर। और चौथा है इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज, जी.सी. बनर्जी। इसमें जो गलत जो है उसको पहचानना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? ये वाला हो दूर जो है फादर होफमैन के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो हो दूर जो कि हो लोकगीतों का संकलन है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका डब्ल्यू आर्चर के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? हो दूर। और हो दूर किताब क्या है? हो दूर लोकगीतों का संकलन है, ये आपको याद रखना है। और बाकी सब सही मिलान है, बाकी को एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अब बढ़े हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर। क्वेश्चन 17 आपका कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानें। यहाँ पर भी गलत सुमेलित को पहचानना है। पहला है पागल खाना, कौन लिखा है? अशोक कुमार आंचल। दूसरा है मुल्क और मजहब, कौन लिखा है? बाल मुकुंद पैनली। तीसरा है एक टुकड़ा सच, कौन लिखा है? सखाराम गणेश तेवास्कर। चौथा है लेमन चूस, कौन लिखा है? कृष्णराज गुप्त। इसमें एक गलत है और कौन गलत है उसको आपको पहचानना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक टुकड़ा सच को सखाराम गणेश तेवास्कर ने नहीं लिखा है। तो कौन लिखा है? इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है श्रवण कुमार गोस्वामी। क्या नाम है? श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। कौन सा किताब? एक टुकड़ा सच, गोस्वामी। और गोस्वामी के द्वारा ही और एक किताब लिखा गया है जिसका नाम है भारत बनाम इंडिया। ये आपको याद रखना है और बाकी बिल्कुल सही है, एक बार पढ़ लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। पागल खाना कौन लिखे हैं? अशोक कुमार आंचल। मुल्क और मजहब कौन लिखे हैं? बाल मुकुंद पैनले। लेमन चूस कौन लिखे हैं? कृष्ण राजगुप्त। और एक टुकड़ा सच को लिखे हैं आपके श्रवण कुमार गोस्वामी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देख रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट है, इसीलिए हम लेकर आए हैं काफ़ी सर्च करके, काफ़ी सोच विचार करके। इसको इग्नोर मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ईशान किशन, वरुण आरोन, शहबाज नदीम, सौरभ तिवारी एवं विराट सिंह का संबंध किस खेल से है? पहला है हॉकी, दूसरा है टेनिस, तीसरा है तीरंदाजी, चौथा है क्रिकेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। कोई डाउट नहीं, ये सभी के सभी क्या हैं? झारखंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो कि आपका राष्ट्रीय लेवल पर क्रिकेट खेलते हैं या खेल चुके हैं। ठीक है? चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि शुभ लक्ष्मी मुकेश कंचन का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है तीरंदाजी और तीसरा है बॉक्सर, चौथा है एथलीट। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल आसान है। ठीक है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। तो शुभ लक्ष्मी और मुकेश कंचन ये दोनों क्या है? क्रिकेट खिलाड़ी हैं, यानी कि दोनों महिला क्रिकेट खिलाड़ी की टीम है। जिसमें आपको बता दें तो मुकेश कंचन क्या है? मुकेश कंचन आपका दिव्यांग खिलाड़ी है। ठीक है? मुकेश कंचन क्या है? एक दिव्यांग खिलाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। फिर गलत सुमेलित को पहचानना है। पहला है सिलवानुस टुंगडुंग हॉकी, दूसरा है इंद्रानी राय क्रिकेट, तीसरा है प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण, चौथा है अरुणा मिश्रा क्रिकेट। तो इसमें जो है 3 सही है, 1 गलत है। जो गलत है उसको बता देते हैं। तो सिलवानुस डुंगडुंग हॉकी खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही है। इंद्रानी रॉय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही है। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण है, बिल्कुल सही है। अरुणा मिश्रा जो है आपका क्रिकेट नहीं खेलती हैं, तो क्या खेलती हैं? अरुणा मिश्रा झारखंड की प्रसिद्ध क्या है? मुक्केबाज है, ये भी आपको याद रखना है। क्या है? झारखंड की प्रसिद्ध मुक्केबाज अरुणा मिश्रा हैं। चलिए ऑप्शन तो हो गया कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड का धोकरा किस शिल्प कला से संबंधित है? पहला है कागज, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है धातु, चौथा है फूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका तो हम कल भी बताए थे, आज भी बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु। तो धोकरा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है। यह एक धातु शिल्प कला है। इस कला में तांबा, जस्ता, टीन आदि की धातुओं के मिश्रण की ढलाई करके मूर्तियां, बर्तन और रोजमर्रा के अन्य सामान बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में मधुमक्खी के मोम का भी प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि इनमें से कौन झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है? पहला है संतूर, दूसरा है नगाड़ा, तीसरा है टमक, चौथा है बी और सी दोनों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। संतूर झारखंड का लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, लेकिन नगाड़ा और टमक जो है झारखंड का क्या है? लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें नगाड़ा जो है बहुत प्रचलित वाद्य यंत्र है। क्या है? बहुत प्रचलित या बहुत प्रसिद्ध आपका वाद्य यंत्र है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? पहला है बिरहोर जनजाति, दूसरा है उरांव जनजाति, तीसरा है हो, चौथा है खड़िया जनजाति। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, बहुत ही आसान है और ये आपका बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। खड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब बाकी जनजाति के बारे में भी थोड़ा सा बतिया लेते हैं। तो आपको पता है कि 2011 के जनगणना का कोडिंग आपका क्या है? झारखंड में जो है 32 जनजाति और उन्हीं में से में 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? संथाल जनजाति की। किसकी है? संथाल जनजाति की। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे जो विकल्प में दिया गया है वो। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था तो किसका कहते हैं? खड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था को। अब यहाँ पर देखेंगे बिरहोर जनजाति। तो बिरहोर जनजाति झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति है, उन्हीं में से एक क्या है आपका? बिरहोर जनजाति। और बिरहोर जनजाति में बिरहोर शब्द का क्या होता है अर्थ? जंगल का आदमी होता है। क्या होता है? जंगल का आदमी। अब बिरहोर लोगों का जो है क्या है? सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है? तो आपका हजारीबाग है। कहाँ है? हजारीबाग जिला में है। और ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ इनके निवास स्थल को क्या कहा जाता है? बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को टंडा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इस बिरहोर जनजाति के बीच में एक चित्रकला जो प्रचलित है, जिसका नाम क्या है? कोहबर चित्रकला। क्या है? कोहबर चित्रकला। कोहबर चित्रकला में कोह मतलब होता है गुफा, बर मतलब दूल्हा, यानी कि गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा होता है, इसका अर्थ। और बिरहोर जनजाति का जो हजारीबाग में जो घर है, उनके घर के दीवारों में इस प्रकार की चित्रकारी दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़िया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सरहुल पर्व को खड़िया जनजाति किस नाम से पुकारती है? पहला है खद्दी, दूसरा है बा पर्व, तीसरा है जयकारे सोहराय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जयकारे सोहराय। तो खड़िया जनजाति अभी ही पढ़े हम लोग। ठीक है, तो खड़िया जनजाति जिसकी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? उनकी शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहते हैं। और वो लोग सरहुल पर्व को क्या कहता है? जयकारे सोहराय कहता है। ठीक है, अब बात करेंगे सरहुल पर्व के बारे में। तो सरहुल पर्व क्या है? झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। ठीक है, और इसमें जो है आपका क्या है? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल वृक्ष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सखुआ भी बोलते हैं। ठीक है, सखुआ वृक्ष। और ये साल वृक्ष क्या है? तो साल वृक्ष है आपका झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है, ये आपको याद रखना है। अब बात आता है कि सरहुल जो है कब मनाया जाता है? तो ये आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ठीक है,
तृतीय को। इसको उरांव लोग किस नाम से जानता है? सरहुल को उरांव लोग बोलता है खद्दी। खद्दी बच्चा, खद्दी बेचा आगे बढ़ गए, इस टाइप से खद्दी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सरहुल क्या है? झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसमें उरांव जनजाति का यह सबसे बड़ा त्योहार है, और उरांव जनजाति के लोग खद्दी को, इस सरहुल को खद्दी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पहला है मधु कोड़ा, दूसरा है अर्जुन मुंडा, तीसरा है शिबू सोरेन, चौथा है रघुवर दास। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिबू सोरेन। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बनने का गौरव किन्हें प्राप्त हुआ है? तो हमारे माननीय शिबू सोरेन यानी कि गुरु जी अर्थात दिसोम गुरु को। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या था? तो इनका कार्यकाल था 2 मार्च, कब? 2 मार्च 2005। 2 मार्च 2005 से लेके 12 मार्च 2005 तक। कितना? 12 मार्च आपका 2005 तक। ये पहली बार जब बने थे उस समय तक सिर्फ 10 दिन के लिए क्या है, ये मुख्यमंत्री बने थे। कौन? हमारे शिबू सोरेन। अब बाकी ऑप्शन का भी बात कर लेते हैं। तो आपको पता है मधु कोड़ा जो हैं, इनके नाम भी एक रिकॉर्ड है। झारखंड के प्रथम निर्दलीय, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किन्हें है? मधु कोड़ा को है। अब अर्जुन मुंडा की बात किया जाए तो अर्जुन मुंडा क्या है? झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री। क्या है? झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से थे? तो बीजेपी पार्टी से अर्थात भारतीय जनता पार्टी से थे। और वर्तमान समय में अर्जुन मुंडा ना विधायक हैं ना ही सांसद हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे चौथा विकल्प के बारे में, रघुवर दास। रघुवर दास के बारे में आपको बता दें कि ये झारखंड के क्या है? प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। क्या है? गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। इसका मतलब ये हो गया कि झारखंड में अब तक जितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला है, सभी के सभी आदिवासी रहे हैं, लेकिन रघुवर दास एक पहला व्यक्ति हैं जो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। अब गैर रघुवर दास के बारे में बता दें कि कुछ दिन पहले ही ये क्या है? उड़ीसा का राज्यपाल बने थे। क्या? उड़ीसा का राज्यपाल बने थे। लेकिन राज्यपाल पद से त्याग दे के ये फिर से झारखंड वापस आ गए हैं और अपने राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। और किस पार्टी से? तो बीजेपी से। ठीक है, और इनका जो है आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इनका विधानसभा क्षेत्र है आपका पूर्वी जमशेदपुर। पूर्वी जमशेदपुर, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिबू सोरेन। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? पहला है 2006, दूसरा है 2008, तीसरा है 2009, चौथा है 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2009। तो आपको बता दें झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन आपका 2009 में लगा था। ठीक है, कब से कब तक? तो 19 जनवरी 2009 से लेके कब तक था वो भी बताते हैं। तो 27 दिसंबर 2009 तक। कितना? 27 दिसंबर 2009 तक आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और आपको बता दें जब पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 में लगा था, उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो सैयद शिफ्ते रजी। कौन थे? सैयद शिफ्ते रजी थे। ये भी आपको पूछता है, इसीलिए आपको याद रखना है, शिफ्ते रजी। आपको ये भी जानना होगा कि झारखंड में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है? तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ठीक है, कब कब? तो एक तो हो जाएगा 2009 में, एक हो जाएगा 2010 में, और एक हो जाएगा 2013 में। इस तरह से झारखंड स्थापना के बाद अब तक झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये कहता है कि गोकुल ग्राम विकास योजना का शुरुआत कब हुआ था? पहला 1 अप्रैल 2002, दूसरा है 5 अप्रैल 2002, तीसरा है 10 अप्रैल 2002, चौथा है 15 अप्रैल 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2002। गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ 1 अप्रैल 2002 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। उससे पहले आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा बहुत सारे योजनाएं चलाए जाते हैं, और आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा में 3 से 4 जो क्वेश्चन है झारखंड की योजना से संबंधित पूछता है। और योजना से संबंधित एक वीडियो हम अलग से सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। उसके बावजूद भी सभी जितना भी लाते हैं क्वेश्चन, उसमें एक दो गो आपका क्या है, योजना से संबंधित क्वेश्चन डाल ही देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कहिएगा तो और एक बार बना देंगे आपका योजना से संबंधित सेपरेट वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि आजीविका संवर्धन हुनर अभियान का लक्ष्य क्या है?
पहला है महिला सशक्तिकरण, दूसरा है पुरुष सशक्तिकरण, तीसरा है विधवा सशक्तिकरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आशा। इसका जो है मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है महिला सशक्तिकरण। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड के अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह कैसी व्यवस्था है? विवाह की कैसी व्यवस्था है? पहला है गोत्र विवाह, दूसरा है गोत्र बहिर्विवाह, तीसरा है जनजाति बहिर्विवाह, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका तो पहले हम उत्तर बताएंगे और थोड़ा सा समझाएंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोत्र बहिर्विवाह। तो देखिए झारखंड में लगभग कितना, लगभग नहीं, एग्जैक्ट 2011 के जनगणना के अनुसार कितना, 32 जनजाति और 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, जिसमें जो है अधिकतर जनजातियों का क्या है, गोत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गोत्र पाया जाता है। और सेम गोत्र के लोग चाहे किसी भी गांव के हो, भाई बहन माने जाते हैं, इसलिए गोत्र के बीच में विवाह नहीं होता है, गोत्र के बाहर विवाह होता है, इसलिए गोत्र विवाह होता है, गोत्र बहिर्विवाह होता है। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, गोत्र होता है अपना एक टोटेम होता है, और उस जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइटल कहते हैं। तो टाइटल के भीतर में शादी नहीं करना है। जैसे हम कछुआ हैं, तो जो कछुआ है वो कछुआ कछुआ शादी नहीं कर सकता है। ठीक है, जो लकड़ा है लकड़ा के साथ शादी नहीं कर सकता है। तो गोत्र बाहिर विवाह होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? पहला हो गया सरना, दूसरा हो गया शासन, तीसरा हो गया अखड़ा, चौथा है बारी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरना। तो मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। ठीक है, और उनके समाधि स्थल को, किसको? उनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? शासन कहा जाता है। और शासन में मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे शासन दिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शासन दिरी कहा जाता है, या और एक क्या नाम है, हड़गड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सरना क्या है? मुंडाओं का पूजा स्थल है। क्या है? पूजा स्थल है। और शासन क्या है? समाधि स्थल है। ठीक है, मरघटिया वाला जहाँ पर रखा जाता है शव को, और उसके ऊपर में क्या है, पत्थल गाड़ दिया जाता है। और जो पत्थल गाड़ दिया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? शासन दिरी या पत्थल गड़ी या हड़गड़ी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और इसमें बाकी विकल्प जो है, अखड़ा, अखड़ा क्या है? अखड़ा एक सामूहिक मंच होता है। ये सामान्यतः गांव के बीच में होता है, ताकि सभी लोग को वहां तक पहुंचना आसान हो। यहाँ पर नृत्य संगीत होता है, बर बैठकी होता है। ठीक है, सभी सूचनाओं को पहुंचाना है तो भी उसी का इस्तेमाल होता है। नृत्य संगीत का भी आयोजन अखड़ा में ही होता है। और बारी क्या है? बारी हम लोग क्या बोलते हैं? घर के आसपास जो मैदानी भाग है या जो खेती बाड़ी जैसा जगह है घर से सटा हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बारी कहते हैं, जहाँ पर सामान्यतः सब्जी उगाए जाते हैं झारखंड के जनजातियों के द्वारा। अब बात करेंगे हम लोग कि मुंडा जनजाति। तो मुंडा जनजाति क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति। क्या है? झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा आपका क्या है? मुंडारी भाषा बोलती है ये। और मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? तो मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ आपके पास उपस्थित होते हैं। किसी प्रकार का भूल चूक या किसी प्रकार का कोई खेद हुआ है तो आप लोग क्या है, सुझाव देने के लिए हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 05 26, उसमें मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। और इस नंबर में आप एग्ज़ाम से संबंधित भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी आप लोग को ये क्लास लाने के लिए काफ़ी मेहनत होता है, काफ़ी शिद्दत होता है। ऐसे भी मौसम आजकल अनुकूल नहीं है तो और परेशानी बढ़ जाता है। उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि आपका बिल्कुल नागा हो, क्लास हर हाल में लाते हैं। तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए, फिर अपना परिवार को सब तरफ फैलाने के लिए क्या कीजिए, अपना भाई-बहन, अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है? अगर हमारा परिवार जो है थोड़ा-सा और बड़ा हो जाएगा तो हम बहुत जल्द आपके सामने लाइव क्लास लेंगे, ठीक है? और लाइव क्लास में झारखंड जीके का एकदम पुर्जा-पुर्जा कर देंगे और आपका जेएसएससी द्वारा झारखंड जीके का कोई भी क्वेश्चन हो वो छूटने वाला नहीं है।
क्योंकि हमने ये शपथ लिया है कि ये जो है झारखंड जीके से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहेगा। ये झारखंड जीके गलती से भी नहीं छूटेगा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में, ये हम सोचे हैं। लेकिन उसके लिए आप लोग को थोड़ा मेरे साथ धैर्य बना के जुड़े रहना है। चलिए, आज के लिए बस इतना सा है। कल फिर मिलते हैं नए क्लास और आपके महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।